अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, जिसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन, उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करते और कौन से फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो प्रेशर जो वेपर्स अप्लाई करेंगे। वेपर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि जब वो किसी सरफेस से टकराते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सरफेस है और ये एक वेपर है। ये वेपर, चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये बाकी मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे के साथ उस तरह जुड़ा नहीं होता कि उसे होल्ड करके रखें, लिहाजा ये रैंडमली मूव कर रहा होता है अप डाउन या कहीं भी, और हो सकता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट ये टकरा जाए वॉल के साथ। जब ये वॉल के साथ टकराएगा तो ये वहां पे फोर्स अप्लाई करेगा उस एरिया पे, हम उसे कहेंगे प्रेशर। हर लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, हर लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, थोड़े बने ज़्यादा बने, डिपेंड अपॉन लिक्विड। पेट्रोल के ज़्यादा बनते हैं रूम टेम्परेचर पे और वाटर के कम बनते हैं रूम टेम्परेचर पे, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। ये दोनों लिक्विड्स जब वेपर बनाते हैं तब वो वेपर्स अगर किसी कंटेनर के अंदर बंद हैं, मसलन किसी कंटेनर के अंदर मैंने पेट्रोल फिल किया हुआ है या वाटर को फिल किया हुआ है, तो उसमें जो वाटर के वेपर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। वो प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए हमें थोड़ा सा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे जहन में वेपर प्रेशर मेजर करते हुए जो डिटेल्स हैं वो क्लियर कट आ जाए कि कब वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड को आपने कंटेनर में फिल करते ही उसका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। आप वेपर प्रेशर जब मेजर करते हैं तो वेपर्स और लिक्विड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मीन्स इट डज नॉट टेक आवर्स टू एस्टेब्लिश दैट इक्विलिब्रियम, बट समहाउ हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर मेजर करने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का इंतज़ार करते हैं और फिर वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। शुरू में वेपर्स इतने बनते नहीं हैं लिक्विड के, और कुछ वेपर्स एक क्लोज कंटेनर के अंदर टकरा के वापस आ जाते हैं। शुरू में रेट ऑफ एवेपोरेशन और वो वेपर्स जो टकरा के वापस लिक्विड की सरफेस में रिकैप्चर हो रहे हैं वो बराबर नहीं होते। लिहाजा वेपर प्रेशर की जो मेजरमेंट है वो तब की जाती है जब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो। हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड लेते हैं। याद रखिएगा, इस कंटेनर के अंदर जिसमें मैंने लिक्विड लिया है ये एक क्लोज कंटेनर है। अगर ये ओपन कंटेनर होता तो इसमें लिक्विड के वेपर्स बनते और वो वेपर्स एस्केप कर जाते, एयर में मिक्स हो जाते। लेकिन अगर आप वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो आपको एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा और उसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट अटैच करना पड़ेगा जो वेपर प्रेशर की रीडिंग दे सके। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम जो आगे यूज भी करने जा रहे हैं वो है मैनोमीटर। यूजुअली जो हम यूज करते हैं मैनोमीटर, वो यू ट्यूब इस शेप का होता है, यानी कि यू शेप की ट्यूब होती है। वो मैनोमीटर हम यूज करते हैं वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए। बट समहाउ लेट्स टेक अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर एंड दिस लिक्विड हैज स्टार्टेड टू मेक वेपर्स एट सर्टेन डिग्री। याद रखिएगा, वेपर प्रेशर किसी खास टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, टेम्परेचर कम करने से वेपर्स की तादाद कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। लिहाजा आप डिफरेंट वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ जनरेट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। लेट्स से मैंने इस लिक्विड को स्टेबलाइज किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसके अंदर से जो एयर है उसको मैंने रिमूव कर दिया ताकि मेरे पास जो वेपर प्रेशर आए वो सिर्फ लिक्विड के वेपर्स का आए, ना कि अगर कोई एयर इसमें चली गई है, एयर के पार्टिकल्स से, एयर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह रह गए हैं तो वो मैंने रिमूव करना है। क्योंकि जब एयर इसके अंदर मौजूद होगी तो वो भी प्रेशर लगा रही होगी, और जो इसके वेपर्स होंगे यानी कि लिक्विड के जो वेपर मॉलिक्यूल होंगे वो भी प्रेशर लगा रहे होंगे। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक जो प्रेशर लगेगा फिर वो उन दोनों का सम अप होगा। अभी हमने क्या करना है, एक लिक्विड लेना है, उसको एक क्लोज कंटेनर में बंद करना है, उसमें सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई सब्सटेंस मौजूद नहीं है। से ये लिक्विड कुड बी एनीथिंग, C8
H18 ऑक्टेन और इट कुड बी अ वाटर, यानी कि कोई भी हमने एक लिक्विड ले लिया 25 डिग्री पे। शुरू में क्या होगा, उसके वेपर बनना शुरू होंगे। जब ये वेपर बन के ऊपर उठ रहे होंगे तो क्लोज कंटेनर होने की वजह से ये वेपर सरफेस से टकरा के वापस भी आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि शुरू में ऐसा होगा कि जो नंबर ऑफ वेपर्स बन रहे हैं और जो वेपर्स वापस आ रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन बराबर नहीं होगी। हो सकता है कि वेपर ज़्यादा बन रहे हो, आ कम रहे हो। ऐसा ऐसा क्या होगा कि जिस हिसाब से वेपर बनना शुरू होंगे उसी हिसाब से वो वापस भी आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेकंड के अंदर 3 वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 3 वेपर्स ही वापस लिक्विड के अंदर आ रहे हैं। अब ये जो वेपर्स वापस आ रहे हैं ये करते क्या है, असल में ये जो लिक्विड की सरफेस है ना, इन वेपर्स को रिकैप्चर कर लेती है। रिकैप्चर करने का मुराद है कि उन वेपर्स को वो कबूल कर लेती है, उनके साथ फोर्सेस और अट्रैक्शन रीडेवलप कर लेती है। इन दैट सिनेरियो हम कहते हैं कि ये वेपर्स जो वापस आ रहे हैं ये लिक्विड की सरफेस में जाके कंडेंस हो जाएंगे। सो देयर इज अनदर थिंग वी नीड टू नो, व्हाट इज कंडेंसेशन या कंडेंस होना क्या है। असल में कंडेंस होने का मतलब होता है कि किसी वेपर का लिक्विड की स्टेट में वापस आ जाना, यानी कि आपकी जो लिक्विड की वेपर बन रही है वो वापस अगर लिक्विड में आ जाए, स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वेपर स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसे कहेंगे वो कंडेंस हो गई है। यह प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा। या कंडेंसेशन हो किस तरह रही है, रिकैप्चर हो रहे हैं, दोबारा जो वेपर्स हैं वो सरफेस के अंदर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, उसके अंदर वापस जा रहे हैं, रिकैप्चरिंग ऑफ वेपर हो रही है, जिससे जो वेपर्स हैं वो दोबारा कंडेंस हो रहे हैं। सो आप इन 3 वेपर्स को देखेंगे कि ये वापस आ रहे हैं और दोबारा कंडेंस हो रहे हैं और ये एवेपोरेट हो रहे हैं, यानी कि लिक्विड इनको वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या, इवेंचुअली, यानी कि आपको भी पता है हर रिवर्सिबल प्रोसेस का जो फेट है, अल्टीमेट गोल है, वो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना है। अल्टीमेटली होगा यूं कि जितने आपके वेपर्स बन रहे हैं, से आपके 1 2 3 4 वेपर्स बन रहे हैं एट अ टाइम, तो 4 वेपर्स ही एट अ टाइम डाउनवर्ड आ रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस, यानी कि अगर आप इसे A कह लें, ये B टाइम, ये सर्टेन टाइम के बाद B स्टेट है, ये C है, ये D वाले जो डायग्राम है इसके अंदर हुआ यूं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन, जिस स्पीड से एवेपोरेशन हो रही है, जिस स्पीड से वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, वेपर फॉर्मिंग स्पीड, वो बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी कि दोबारा वेपर्स का लिक्विड में रिकैप्चर होने के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी कि वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे लिक्विड स्टेट के साथ। जिस हिसाब से लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो रही है उसी हिसाब से वेपर स्टेट वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ वर्ड बोला है डायनामिक, चलता हुआ, ऐसा नहीं है कि जब ये रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया तो सिस्टम रुक जाएगा। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की निशानी होती है सिस्टम का रुक जाना। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो जिस स्पीड से वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है, उसी के ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है रिवर्स डायरेक्शन में, वो हो रहा होता है, रुक नहीं जाता। सो दिस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन या वेपर्स और लिक्विड। अब मैं यहाँ पे कोई डिवाइस लगाता हूँ, या पहले ही मैंने कोई डिवाइस लगाई होती है, जैसे ही मैंने ये स्टेट अचीव की तो ये प्रेशर गेज या डिवाइस या मैनोमीटर विल टेल मी कि प्रेशर कितना है। वो प्रेशर मैं मेजर कर लूँगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ 25 डिग्री पे मेरे पास जो लिक्विड था वो ऑक्टेन है और इसके वेपर का प्रेशर आया 786 टॉर। नाउ दिस value is actually the pressure exerted by vapors, but at which time, when pressure exerted by vapors, कब, जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, किसके साथ, लिक्विड स्टेट के साथ। एट दैट टाइम जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो वेपर प्रेशर होता है, यानी कि जब ये स्टेट अचीव हो गई तब आपने उसका प्रेशर मेजर किया, वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर
हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सरफेस एरिया ज़्यादा कर दें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि सरफेस एरिया जो है वो अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो होना यूं चाहिए था ज़्यादा वेपर्स बनते तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा वेपर प्रेशर पे। यकीनन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो अगर ये सरफेस एरिया अगर मैं इंक्रीज करके डबल कर दूं, तो अगर डबल सरफेस से डबल वेपर्स बनेंगे तो डबल कंडेंस होने की भी तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यानी कि अगर वेपर्स की प्रोडक्शन एक क्लोज कंटेनर में सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपको लगता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वेपर्स बनेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा कंडेंसेशन होने की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लिहाजा सरफेस एरिया ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंटेनर में वेपर प्रेशर मेजर करें या इससे डबल कंटेनर में, एट व्हाट व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल, एट दैट टाइम आप ये वाला सरफेस एरिया यूज करें या इससे डबल, वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा लें या कम लें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा लें या कम लें, हमने जब वेपर प्रेशर मेजर करना होता है तो वेपर प्रेशर का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से कोई रिलेशनशिप हमारे सामने नहीं आता। मसलन आप ऐसा करें कि डी वाले कंटेनर के अंदर आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डबल कर लें या 25% ज़्यादा कर लें, तो उसे वेपर प्रेशर पे चेंज नहीं आएगा। वेपर प्रेशर असल में इंडिपेंडेंट होता है इन दो फैक्टर से। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो भी जाए तो हमारा तो वेपर प्रेशर वो होगा कि जिस टाइम वेपर्स प्रेशर लगा रहे होंगे ऑन एनी सरफेस, और वो तब मेजर किया जाता है जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब वॉल्यूम में ज़्यादा कर भी लूँगा तो उससे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि ज़्यादा वेपर बनने से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। असल में वो कंडेंस बैक भी उतने होंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का कोई रोल नहीं होता वेपर प्रेशर के अंदर। नो, अगर इन दोनों का कोई रोल नहीं होता तो किस चीज़ का रोल होता है? असल में जिस चीज़ का रोल होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल है? देखें, मैं ऐसा करता हूं, मैं 0 डिग्री पे वाटर लेता हूं और 0 डिग्री पे डाई इथाइल ईथर लेता हूं। 0 डिग्री पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो डाई इथाइल ईथर से बहुत कम होगा। उसकी वजह यह है कि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी और वो वेपर्स को उतनी तादाद में बनने नहीं देंगी। अगर वेपर की तादाद कम होगी तो डेफिनेटली वो उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से डाईइथाइल ईथर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। असल में वाटर में मौजूद मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है, जिसकी वजह से वो वेपर्स जाकर उतना प्रेशर नहीं लगा पाते। इनकी दो वैल्यूज़ हैं, 0 डिग्री पे वाटर कितना वेपर प्रेशर लगाता है और 0 डिग्री पे डाईइथाइल ईथर कितना वेपर प्रेशर लगाता है। 0 डिग्री पे वाटर लगाता है 4.8 टॉर और 0 डिग्री पे डाईइथाइल ईथर जो वेपर प्रेशर लगाता है वो 200 टॉर है। यानी कि जो हमारे मैनोमीटर ने रीडिंग्स दी 0 डिग्री पे इन दो डिफरेंट लिक्विड्स की, वो डिफरेंट थी। उसकी वजह यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर में स्ट्रांग होती हैं, लिहाजा उतने वेपर्स नहीं बन पाएंगे जितने बनने चाहिए। एक और फैक्टर है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी फैक्टर है, वो है साइज। देखें, अब बड़ी आसान सी बात है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा? आप छोटे मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम पाएंगे, लिहाजा वो मॉलिक्यूल ज़्यादा आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिहाजा छोटे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मसलन अगर मुझसे पूछा जाए ईथेन यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला बनता है
C2H6 ईथेन, और एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला बनता है ऑक्टेन C8H18 जो हमने एग्जाम्पल में लिया था। इन दोनों में से कौन ज्यादा वेपर प्रेशर लगाता है? तो डेफिनेट सी बात है कि जो छोटा मॉलिक्यूल होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, और कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा वेपर्स बनाने की सलाहियत उस लिक्विड में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ज्यादा वेपर बनाने की सलाहियत होगी। लिहाजा इथेन का वेपर प्रेशर ऑक्टेन से ज्यादा होगा, ऑक्टेन का डीकेन से ज्यादा होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, कि जितना बड़ा साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा उतना डिफिकल्ट होगा कि बड़ी रीडिंग आए वेपर प्रेशर की। नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू मेंशन, टेम्परेचर इज अ प्राइम फैक्टर जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। टेम्परेचर से होता क्या है? देखें, पहली बात तो यह है कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक फैक्टर के तौर पे ली। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा फैक्टर लेते हैं विच इज एक्चुअली टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हम कुछ टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो वाटर है उसके वेपर प्रेशर की रीडिंग्स लिखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 टेम्परेचर्स पे वाटर के वेपर प्रेशर की रीडिंग लिखने जा रहा हूँ, जो कोशिश कीजिएगा आप भी याद कर लें। सबसे पहले हम लिखते हैं 10 डिग्री पे, तो वेपर प्रेशर की जो रीडिंग आती है वो आती है 9.2 टॉर। फिर हम लिखते हैं 40 डिग्री पे, जो हमारे पास वेपर प्रेशर की रीडिंग आती है वो आती है 55.32 टॉर। फिर हम लिखते हैं 90 डिग्री पे, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर की रीडिंग आती है वो आती है 527.8 टॉर। फिर मैं लिखता हूँ 100 डिग्री पे, तो मेरे पास जो वेपर प्रेशर की रीडिंग आती है वो आती है 760 टॉर। नाउ दीज आर द 4 रीडिंग्स। अब हुआ क्या है? हुआ यूं है कि मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो मेरे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ज्यादा चेंज तब आ रहा है जब मैं टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के करीब ले गया हूं, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो आपने देखा है कि वहां 10 डिग्री में जो चेंज है वो काफी ज्यादा आया एज कंपेयर टू जब मैं 10 से 40 में गया। खैर समहाउ जब जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर की रीडिंग को टेम्परेचर के साथ अगर मेजर करें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100, तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाता है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। उसकी वजह उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन खत्म हो जाती है एंड देन स्टार्ट बॉइलिंग। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती जाएंगी उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। असल में हुआ क्या है, ये हमें असल कंसर्न है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ आया है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे क्यों गया है। देखो, हुआ यूं है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, लिहाजा उनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगी। जब उनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन बढ़ेगी तो वो इर्द गिर्द बड़ी स्पीड से टकराएंगे, और जैसे ही उनको सरफेस पे पहुंचे, मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं, ये सारे मॉलिक्यूल 1, 2, 3, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो बहुत अच्छी थी, ज्यादा थी, एवरेज से ज्यादा थी। लिहाजा वो सरफेस पे गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से खत्म की, तोड़ी और निकल गए। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। जब वो ज्यादा हो जाएंगे, उनकी पॉसिबिलिटी तादाद की ज्यादा हो जाएगी, तो वो ज्यादा उठेंगे, ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे। अल्टीमेटली होगा क्या? होगा यूं कि टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेपर ज्यादा बनते जाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगाते जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली मेरा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाती है, वो आसानी से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ लेते हैं। लिहाजा होता यूं है कि वो जाके ज्यादा वेपर बनाते हैं और ज्यादा वेपर प्रेशर लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इस पूरे टॉपिक में अगर एक चीज देखें तो वो एक कॉमन चीज क्या है कि वेपर प्रेशर, बेशक लिक्विड के वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं,
लेकिन वो किस टाइम पे वेपर प्रेशर हम मेजर करते हैं? जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और आप उस टाइम पे जो किसी प्रेशर गेज से मैनोमीटर के ज़रिए जो वेपर प्रेशर मेजर करते हैं वो असल में कहलाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करता, किन फैक्टर्स पे उसकी डिपेंडेंसी है, ये दोनों चीज़ें आपने वेपर प्रेशर के टॉपिक में लिख के आनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैनोमीटर के ज़रिए यूज़ करते हुए हम किस तरह वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। फॉर अ टाइम बिंग आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेयरली आता है, लेकिन वो फैक्टर ज़रूर पूछे जा सकते हैं जो कि आपके वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, अगर 25 डिग्री पे दो डिफरेंट लिक्विड्स लिए जाएं तो उनका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, बिकॉज उनकी नेचर डिफरेंट है। एक हो सकता है ज़्यादा वेपर बना रहा हो, एक हो सकता है उसी टेम्परेचर पे कम वेपर्स बना रहा हो। द पॉसिबिलिटी इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक ही लिक्विड के मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। कब? जब टेम्परेचर चेंज करूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से वेपर्स की तादाद और वेपर्स का अपनी फोर्सेस और अट्रैक्शन तोड़ के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद प्रेशर लगाना, ये वैल्यूज डिफरेंट जनरेट करेगा। अब यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, वेपरेशन और कंडेंसेशन में क्या फ़र्क है, वो कौन से दो फैक्टर्स थे जिन पे वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। दे वर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस एरिया। और वो कौन से फैक्टर थे? बल्कि है तो सही, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, लेकिन टेम्परेचर वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो वेपर प्रेशर को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। याद रखिएगा, इनके अलावा भी एक फैक्टर है इम्प्योरिटी, जो वेपर प्रेशर को चेंज करता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तक हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर तैयार कीजिएगा विद डायग्राम्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।